वेलकम। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने टॉपिक्स कवर किए थे वेरिएबल्स, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा इफ एल्स एंड लूप्स। तो हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं आपको इंडस्ट्री यूज़ केस भी समझाने वाला हूँ कि कैसे करते हैं, और नॉर्मल यूज़ केस, नॉर्मल सिंटेक्स वगैरह भी आपको समझाने वाला हूँ। आपको जितना यूज़ आने वाला है बाद में डेवलपमेंट के टाइम में, मैं बस उतना ही बताने वाला हूँ, उससे ज़्यादा आपको नीड नहीं आने वाला। तो हम शुरू करते हैं पहले इफ एल्स से। तो इफ एल्स से आपको क्या समझ में आता है? अगर हम इंग्लिश में इसको समझने का ट्राई करें तो इफ़ का मतलब क्या है? अगर ये होगा तो फिर वो करो, अगर ये नहीं हो रहा है तो एल्स में जाएगा, वरना वो करना है। तो ये बेसिक इसका मतलब होता है। उसको हम कैसे करना चाहते हैं, मैं आपको दो तीन एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए हमारा एज है, एज हमारा 18 है। ठीक है, अब जैसे इंडिया का वोटिंग सिस्टम होता है कि 18 के ऊपर वाले ही वोट कर सकते हैं, 18 के नीचे वाले वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। हम इसको कैसे करना चाहेंगे? तो इफ़ अगर मेरा एज, हम क्या कर रहे हैं, इफ़ के बाद में हमें वो पैरामीटर, वो कंडीशन डालनी है जो अगर ट्रू होगी तो ही वो चलेगा। तो इफ़ एज अगर मेरा ग्रेटर देन 18 है, और हाँ, इसमें हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, हम इसमें कॉलन लगाते हैं। और हाँ, तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अगर एज मेरा ग्रेटर देन 18 है तो हम प्रिंट करेंगे दिस गाय कैन कास्ट वोट। वरना अब देखिए, अगर हम ऐसे भी लिखते हैं ये भी सही है, लेकिन इसको और अच्छे से लिखने के लिए, लाइक अगर हमने सिर्फ इफ लिखा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कहाँ जाएगी? ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको अगर तुम चलाओगे तो ये चलेगा। लेकिन व्हाट इफ की ये हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहाँ पहली बात, क्योंकि हमारा यहाँ पे 18 है सिर्फ। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारा नहीं चला तो फिर यूज़र को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, उसके बाद उसको कुछ रिटर्न में रिस्पॉन्स आया ही नहीं। तो हम इसके लिए एल्स यूज़ करते हैं। एल्स में भी हम कॉलन लगाएंगे और प्रिंट करेंगे दिस गाय इज़ अंडर एज। तो अब यहाँ पे हमें यूज़र को भी अच्छा से रिस्पॉन्स मिल गया कि अगर एज उसका ग्रेटर देन 18 है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो वो वोट नहीं कास्ट कर सकता। बस इतना बेसिक सा था इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अब क्या नेस्टेड इफ भी आ सकते हैं। भाई नेस्टेड इफ क्या है यार? नेस्टेड इफ कुछ नहीं है। अब इसको यहाँ पे 16 कर देते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन हटा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस गाय एज इज 16, और ग्रेटर देन है, और एक और इफ लगा देते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन प्रिंट दिस गाय इज अबव 16। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हाँ, यहाँ पे दिस गाय इज अबव 18 लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये ज़्यादा सेंस बना रहा है ये एग्जांपल। तो या इसको ऐसा, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा इफ एल्स का नेस्टेड वर्जन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, इससे ज़्यादा लिटरली कुछ नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तभी ये वाला स्टेटमेंट चेक होगा। अगर ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स होगा, ये वाला 16 वाला, तो सीधा एल्स एग्जीक्यूट होगा। बस इतना ही था इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला भाई तुम्हारा आगे का फ्यूचर में भी। हाँ, मैं इसमें तुम दो तीन ऑपरेटर्स और यूज़ करते हो। एक तुम्हारा होता है एंड, जो कि दो कंडीशंस को चेक करता है, अगर दोनों ट्रू होगी तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर उनमें से किसी एक भी स्टेटमेंट रिटर्न फॉल्स कर रही है तुम्हारा, तो वो स्टेटमेंट तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और दूसरा होता है और। अभी अगर आप सीपीपी या जावा करके आए होगे तो आप एंड ऐसे लिखते होगे, एंड और ऐसे लिखते होगे। बट यहाँ पाइथन में हम इसको एज अ कीवर्ड ऐसे यूज़ करते हैं, एंड और। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जावा सीपीपी और पाइथन में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी इसको अगर चलाएंगे तो क्या आएगा, दिस गाय दिस गाय एज इज 16, क्योंकि यहाँ पे हमने एज ग्रेटर देन 18 लगाया था। अगर यही चीज़ अगर 19 होता ना, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। और अगर 19 नहीं भी होता, अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू करते और उसको 18 रहने देते, तभी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता। तो आप इसको प्रैक्टिस करके खुद से देखिएगा, उससे उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा था लूप्स का टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। अगर आप डीएसए वगैरह भी करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो क्लियर होना चाहिए टॉपिक, बाकी डेवलपमेंट में तो आने ही वाला है यूज़।
तो मैं आपको दो टाइप के लूप्स बताऊंगा, एक होता है फॉर, एक होता है वाइल लूप। अभी फॉर मतलब, फॉर दोनों का सिंटेक्स अलग है, काम एक ही चीज़ चलता है, तो इसको करके देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 0,5। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, आई तब तक चलेगा, आई की रेंज क्या होगी, 0 से 4 होगी, क्योंकि फॉर लूप हमेशा एक लेस देन चलता है जो भी उसकी अपर रेंज होती है उससे। तो अगर यहाँ पे अगर आप प्रिंट करके देखो आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू क्या आने वाला है, आई का वैल्यू आने वाला है 0, 1, 2, 3, 4। चला इसने 5 बार ही है, बट आई की रेंज जो थी हमने यहाँ पे दी थी 0 से 5, तो ये 5 बार, मतलब 5 तक नहीं चलने वाला 0 से, ये 5 एक लेस देन कम चलेगा। ये फॉर का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको मैं सिर्फ 5 लिखता तो क्या होता, अगर मैं इसको सिर्फ 5 लिखता तो क्या होने वाला होता, इसको चला के देखते हैं। ये चला 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोअर बाउंड की वैल्यू 0 होती है। अब अगर मैं इसको -1 करूँगा तो, अगर मैं इसको -1 करूँगा तो ये -1 से चलेगा, क्योंकि लोअर बाउंड हमेशा डिफ़ॉल्ट फॉर लूप का 0 होता है। ये तुम्हारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट हो गया। एक चीज़ और आती है यहाँ पे, अगर मैं इसको लिस्ट 1 एक ले लेता, लिस्ट 1 करके कुछ तो, और इसका वैल्यू लिखता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आई एलिमेंट है अभी वो इस रेंज में चल रहा है, इस रेंज में मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट के हर एक आइटम पे आइटरेट करे। तो उसका थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है। मैं बस रेंज की जगह लिस्ट 1 डाल दूंगा, फॉर आई इन लिस्ट 1। वापस हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे प्रिंट क्या हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, एलिमेंट्स को 11 कर देता हूँ, 11 के मल्टीपल्स पे चलते हैं, वरना आप सोचेंगे कि इसका भी आंसर सेम आया था, इसका भी आंसर सेम आया था, तो वही। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। तो हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे पर्टिकुलर आइटम्स पे आइटरेट कर रहा है ये चीज़, ये वाला फॉर लूप। तो ये इस तरह से आप फॉर लूप के आइटम्स लिस्ट पे भी आइटरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ इसकी जगह, लिस्ट की जगह डिक्शनरी होती तो उस पर भी आइटरेट होता, बस यहाँ पे लिस्ट 1 की जगह हम यहाँ पे डिक्शनरी लिख देते हैं, और उससे हम फिर उसके की पे भी और उसके वैल्यू पे भी आइटरेट कर सकते थे। यहाँ पे हमें की वैल्यू लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे आई की जगह 2 पैरामीटर्स आते, एक आता की और दूसरा आता हमारा वैल्यू, कॉमा करके, कॉमा सेपरेटेड होता है यहाँ पे ऐसे, ऐसे, बस इतना ही करना होता। तो ये हमारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट था। इससे ज़्यादा आई थिंक आपको नहीं ज़रूरत है फॉर लूप और वाइल लूप में घुसने की। ये बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये इतना ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। अब बाद में इंडस्ट्री में जब आप यूज़ करोगे इस सबको, तो थोड़ा बहुत इसका यूज़ होता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं होता है। आपको इतना भी हाई फाई ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की, बट होता है। अब हम वाइल पढ़ने वाले हैं अपना। तो वाइल हम क्या करेंगे, वाइल लूप बेसिकली, फॉर लूप में क्या होता है हमारा, फॉर लूप में आई हमारा अपने आप इंक्रीमेंट होता रहता है। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, तो हम वाइल लूप में काउंट का वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा। काउंट का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, सेमीकोलन लिखने की आदत है। तो वाइल हमें यहाँ पे, अब जैसे हमारे पास ऊपर एक एज का पैरामीटर, एक एज का वेरिएबल था जिसका वैल्यू था 18 का। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 18 बार ये वाइल लूप चले। तो सेम चीज़ होता है, जैसे हम इफ एल्स लिखते थे, इफ़ के बाद में हम एक कंडीशन लिखते थे, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी चलेगा, सेम वाइल भी चलता है। वाइल में भी हमें एक कंडीशन पास करनी होती है, जब वो ट्रू होता है तभी वो चलता है, वरना वो नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन एक लिख देते हैं कि काउंट मेरा जब तक लेस देन एज हो तब तक मेरा ये लूप चलेगा, ठीक है। और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि दिस काउंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं काउंट का वैल्यू लिख देता हूँ काउंट। अभी क्या होने वाला है, अगर मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया ना, अगर मैंने अपने कोड को यहीं पे छोड़ दिया और मैंने इसको रन कर दिया, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। क्यों, क्योंकि काउंट का वैल्यू हमेशा 1 है। इस केस में काउंट का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, काउंट का वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर लूप में क्या हो रहा था, फॉर लूप में आई का वैल्यू
खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो रहा था। बट वाइल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप सीपीपी जावा पढ़ के आए होंगे तो उसका सिंटेक्स बहुत अलग होता है। उसका सिंटेक्स ऐसे होता है, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर हम आई का कंडीशन देते हैं कि कब तक चलना है। जैसे हमने एन का कोई वैल्यू दे दिया और फिर हमने आई प्लस प्लस कर दिया। हम इंक्रीमेंट यहाँ कर रहे हैं फॉर लूप में, समझे? लेकिन पाइथन में ये बिल्कुल अलग होता है। पाइथन में फॉर लूप में आई का वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होता है। आपने रेंज दे दी, वो अपने आप चल जाएगा। बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है, बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर अब यहाँ पे इस केस में हम क्या करें, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। बहुत इन्फाइनाइट टाइम चलने वाला है ये चलता जा रहा है, 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 रुक नहीं रहा। हमें इसको बंद करना पड़ेगा। और ये अगर आपने ऐसे इस तरह की गलती करी तो ये बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है आपके। आप जो भी उस अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे उसमें अगर ये कहीं गलती होगी तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ये कंडीशन ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपने वाइल लूप में पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगाई है तो वो इन्फाइनाइट टाइम्स ना जा रही हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम काउंट को प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अभी अभी क्या होने वाला है, अभी काउंट एक बार प्रिंट होगा। यहाँ पे इसकी एक बार वैल्यू आएगी 1, फिर इसका वैल्यू +1 हो जाएगा जो कि काउंट का वैल्यू 2 कर देगा। फिर 2 भी लेस देन एज है तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। और ये तब तक प्रिंट होगा जब तक काउंट का वैल्यू 17 ना हो जाए, क्योंकि 17 आपका लेस देन एज होगा। जैसे ये 18 हो जाता है, 18 लेस देन एज नहीं है, वो लेस देन इक्वल टू एज होगा। तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 17 तक। ये लूप चल रहा है 1 से लेके 17 तक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था वाइल का। आप इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। इसमें दो कीवर्ड्स होते हैं, एक ब्रेक का कीवर्ड होता है, कंटिन्यू का कीवर्ड होता है। तो मैं लिख देता हूँ, एक यहाँ पे ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है एंड यहाँ पे कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको एक बहुत ईजिली आपको प्रोग्राम से समझाना चाहता हूँ। मैं इसका प्रोग्राम ले लेता हूँ, एक इवन ऑड का ही प्रोग्राम ले लेंगे इसमें, ठीक है? तो इस पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। ब्रेक और कंटिन्यू से आपको क्या समझ में आ रहा है? ब्रेक मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, और कंटिन्यू मतलब उसको कंटिन्यू रखना, उसको पास कर देना, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम जैसे एक प्रोग्राम ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, हम रेंज लेते हैं 11। तो ये रेंज कब तक चलेगा? ये चलेगा 0 से लेके 10 तक, ठीक है? अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट तो करे, बट ये जब टू टू का अगर कोई मॉड आ रहा हो, लाइक अगर इवन नंबर आ रहा हो तो उसको वो स्किप कर दे। तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। ये आपका फॉर एंड इफ़ का लूप हो गया। तो इफ़ आई का वैल्यू अगर मॉड 2 के, मतलब अगर इवन नंबर है और अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब वो इवन नंबर है, तो हम उसको बस कंटिन्यू कर देंगे, मतलब स्किप कर देंगे, ठीक है? एल्स हम प्रिंट कर देंगे आई का वैल्यू। अब ये क्या करने वाला है इसको हम देखते हैं। तो इसने क्या किया, इसने जितने भी इवन नंबर्स थे 10 तक के उनको स्किप कर दिया, और जितने भी ऑड नंबर्स थे 1 से लेके 0 से लेके 10 तक के उनको इसने प्रिंट कर दिया। ये हो गया हमारा कंटिन्यू का मतलब। अगर यहाँ पे हम ब्रेक करते तो लेट्स से अगर आई का वैल्यू मेरा इक्वल टू हो जाता है 7, तो मैं कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक कर देंगे और एल्स वरना हम प्रिंट आई करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आई की वैल्यू हमारे 7 के इक्वल है तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे। याद रखिएगा, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट इफ में लगाया तो उसके जस्ट आउटर वाला लूप ही ब्रेक होगा। अगर आपने दो फॉर लूप को नेस्टेड किया है तो जहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा है उसके जस्ट ऊपर वाला लूप ब्रेक होगा। अगर अंदर वाला लूप ब्रेक हुआ है तो लेकिन बाहर वाला लूप चलेगा फिर भी। अगर आपने अंदर वाले की जगह बाहर में एक इफ़ का स्टेटमेंट लगाया था और उसमें ब्रेक का स्टेटमेंट है और वो ब्रेक हुआ है, तो मतलब आपका पूरा लूप बंद होगा। तो ये छोटा सा एक चीज़ था जो आपको याद रखना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। हाँ, इसका आउटपुट वही आ रहा है जो हमने सोचा था। ये 0 से लेके 6 तक के चलेगा और जैसे इसका वैल्यू 7 होता है वैसे ही ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था ब्रेक एंड कंटिन्यू का। एंड हमने आज कवर किया इफ एल्स, लूप्स में हमने कवर किया फॉर एंड वाइल,
और हमने ये भी देखा कि हम ब्रेक और कंटिन्यू को कैसे यूज़ करते हैं। इतना आई थिंक सफिशिएंट है आपके डेवलपमेंट तक के जाने के लिए। आपका पाथ क्लियर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट में मैं कवर करूँगा आपके उप्स का कॉन्सेप्ट एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी समझाऊँ, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन इंडस्ट्री यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे और उसको ख़त्म करने का पूरा ट्राई करेंगे।